जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो आपकी जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर जियोग्राफी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि जियोग्राफी है क्या, ठीक है। और आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर में जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी कि आपने भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन किया। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले यहाँ पे आइए देखते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि ज्योग्राफी यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक है जियो और दूसरा ग्राफी, ठीक है, यानी कि जियो और ग्राफिया। तो जियो का मतलब होता है आपका, यहाँ पे जियो का मतलब जैसे कि होता है अर्थ से, यानी कि पृथ्वी से इसका रिलेट होता है, ठीक है, अर्थ। और जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जो पृथ्वी होती है जियोड आकृति की होती है, यानी कि जैसे आपने आलू देखा होगा, ठीक है। आप सुनते हैं कि पृथ्वी गोल होती है, तो गोल नहीं होती। जैसे आलू देखा होगा आपने, तो आलू गोल नहीं होता, कहीं पे पचका होता है, कहीं पे कैसा होता है। तो उस हिसाब के जियोड आकृति का मतलब यही होता है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब ग्राफिया से, यानी कि वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, यानी कि अगर हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं उसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और जैसे कि ज्योग्राफी एक ये भी कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी तथा पार्थिव वस्तुओं का अध्ययन होता है, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं। और पार्थिव वस्तु यानी कि पृथ्वी पे जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन सभी का पृथ्वी पे जो जैसे पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, पठार हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई, सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। और इसी जो जियोग्राफी सब्जेक्ट की कई सारी शाखाएँ होती हैं। तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में। अब आप पढ़ेंगे जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि मानव भूगोल के बारे में, ठीक है। फिर जब थर्ड सेमेस्टर आएगा तब आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि आप वातावरण और जो आपका प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसके बारे में, उसका प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे, यानी कि जितनी भी ये सारी मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये सभी ज्योग्राफी की शाखाएं एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि अगर ज्योग्राफी एक प्रकार का यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, एक प्रकार का एक वृक्ष है, तो उसकी जितनी भी शाखाएं हैं वो आपकी हो गई फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा आपका क्या हो गया, पेड़ हो गया, और उससे जो निकली हुई शाखाएं हैं वो आपकी क्या हो गई, ये सारी की सारी फिजिकल। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कि साइंस हो गया, ठीक है, साइंस के अंदर कौन कौन सी आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आप बायोलॉजी के अंदर भी आप देखते हैं तो जूलॉजी हो गया, यानी कि वनस्पति विज्ञान आपका, और बॉटनी वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी आपका जीव विज्ञान, ठीक है। तो ये सारी यानी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत कई सारी सब्जेक्ट आ जाती हैं। तो वही आप लोग यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है वही है ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम सबसे पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आना है, ठीक है। तो मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजल, ठीक है। यानी कि मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है, जो आपके जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान कह सकते हैं, जर्मन आपके भूगोलवेत्ता, ठीक है, जर्मन आप लिख सकते हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल हैं। और इनके अनुसार जो है जीन ब्रून्स के अनुसार जो इन्होंने आपकी मानव भूगोल की परिभाषा दी है उसके अनुसार क्या है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है, यानी कि जो मानव भूगोल है उन सभी फैक्ट्स का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किताबी भाषा समझ में नहीं आएगी तो मैं अपने विचारों से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मानव भूगोल मनुष्य और पार्थिव वस्तुओं के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। यानी कि जैसे कि मानव भूगोल हो गया तो आप पृथ्वी और आपके मध्य, यानी कि पृथ्वी पर कौन रहते हैं, मानव,
ठीक है। तो हमारे और पृथ्वी के बीच में क्या क्या रिलेशन है, अंतर संबंधों की व्याख्या वही आप लिख सकते हैं कि वही क्या है, मानव भूगोल। तो जैसे कि अब इसकी बात मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि कोई भी प्रदेश है वहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि आपकी जलवायु हो गई, जलराशि हो गई, वनस्पति, खनिज संपत्ति, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें जो होती है पृथ्वी पर ही होती है, ठीक है। तो इनका हमारे और इनके बीच में क्या संबंध होता है, किस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, और इनका किस प्रकार से हम दोहन करते हैं, यही सारी चीज़ें हमको यहाँ पे, यानी कि अगर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अगर परिभाषा देखें तो कुमारी सैंपल के अनुसार जो परिभाषा है ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कम से कम अगर लांग में आएगा तो आपको 1 से 2 परिभाषाएं वहाँ पे लिखनी है, वो भी विथ यहाँ पे भूगोलवेत्ता का जो विद्वान है उनके नाम के साथ, ठीक है। तो कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव, यानी कि हम लोग क्रियाशील हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, ठीक है, यानी कि रिसर्च करते रहते हैं, क्योंकि मानव का जो माइंड है वो कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। और अस्थायी पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी जो है अस्थायी है, वो मतलब उनके अनुसार जो है पृथ्वी गतिहीन है, यानी कि गति नहीं कर रही। गति का मतलब वो नहीं आप समझिएगा कि पृथ्वी जो है चक्कर नहीं लगाती, उसका मतलब नहीं है, मतलब पृथ्वी जो है वो स्थिर है और हम लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, क्रियाशील मानव, ठीक है। परिवर्तनशील, इनके बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन वही क्या कहलाता है, मानव भूगोल, ठीक है। यानी कि एक सिंपल शब्दों में अगर समझे तो मानव भूगोल क्या होता है, हमारे यानी कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो भी अंतर संबंधों की व्याख्या करता है वो मानव भूगोल करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर लांग में आया क्वेश्चन तो आपको 2 से 3 परिभाषाएं आप लिख लीजिएगा, 2 परिभाषाएं मैक्सिमम है, आप लिख लीजिएगा। और फिर अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो वहाँ पे एक जो है ऐड कर सकते हैं कि अपने शब्दों में या मेरे विचारों के अनुसार, ठीक है, अपने हिसाब से आप क्या समझे, यानी कि क्या पढ़े मानव भूगोल के बारे में, आपने क्या सीखा वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको इन्हीं की शब्दों की नकल करना है, आप अपने विचार भी वहाँ पे प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो एग्जामिनर होगा उसको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जो विचार होंगे, कि मतलब बंदा जो है वो उसके पास विचारात्मक शैली भी है, यानी कि विचार जो है प्रकट करने की शैली आपके अंदर आ चुकी है। ओके, तो ये हो गया, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल जो है हम लोग, यानी कि जो मानव है और जो पृथ्वी है उसके बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है, किस प्रकार से आप जो है यहाँ के जो वनस्पति हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, और जो भी संपत्ति हो गई, यहाँ के जीव जंतु हो गए, उनसे किस प्रकार से हम रिलेट करते हैं, किस प्रकार से उनका हमारा संबंध है, यही सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो है मानव भूगोल के अंतर्गत सीखते हैं, ठीक। तो इतना पर्याप्त है, आप लिख सकते हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं। बाकी के जितने क्वेश्चन है उसमें मैं जो है केवल अपने विचार ही आपको लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन था इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निश्चयवाद क्या होता है, ठीक है। निश्चयवाद क्या होता है, इसे हम वातावरणवाद भी कहते हैं, इसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं, यानी कि वातावरणवाद कह सकते हैं या प्रकृतिवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो ये मत कहिएगा कि जैसे कि निश्चयवाद ना आए, मान लीजिए आ गया प्रकृतिवाद क्या है, आप इससे क्या समझते हैं समझाइए। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब आपने जो निश्चयवाद नहीं पढ़ा, आप निश्चयवाद के जो भी निश्चयवाद है उसी के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन तीनों का मतलब एक ही है, निश्चयवाद हो, वातावरणवाद हो या फिर प्रकृतिवाद हो। तो क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। निश्चयवाद का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक वातावरण जो है शक्तिशाली है, यानी कि यहाँ पे वातावरणवाद की बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण ही सब कुछ है इनके अनुसार है, ठीक है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मानव की क्रियाकलापों पर पड़ता है, यानी कि या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। आप देखते होंगे इसका, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं तो वातावरणवाद क्या होता है, जैसे हर किसी क्षेत्र की, जैसे इंडिया हो गया, आपके विश्व में बहुत सारे देश हैं, ठीक, तो हर देश की जो आपकी जलवायु है वो अलग होगी, ठीक है। हर देश का जो सिस्टम है वहाँ पे जलवायु कैसी है, कहीं पे शीतोष्ण है, कहीं पे जो है किस प्रकार की जलवायु है, उष्ण है किस कहीं पर, ठीक है, कहीं पर जो है आपका ठंडी है, कहीं पर गर्मी है। तो ये सारी चीज़ें जो है बदलती रहती हैं, तो इसका हमारे ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है। देखते होंगे कि आपको विदेश के लोग जो है अजीब लगते होंगे, यानी कि उनका शक्ल सूरत और उनका जो स्टाइल होगा वो अलग होगा, तो वो उनके वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, उनके जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो उनका जो है जलवायु है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं तो एक
आपका अलग यहाँ की जलवायु है, ठीक है। आप वेस्ट इंडीज़ चले गए, वहाँ की जलवायु अलग है, तो वो लोग काले दिखते होंगे, ठीक है। यानी तो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि एक ही पृथ्वी है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो मानव हैं, यानी कि जो ह्यूमन है, जो हम लोग हैं, तो वो अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्योंकि वहाँ पे वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति, जैसे कि मानव की आकृति, ये जो है आपका इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, ठीक है, कि मानव का आकार कैसा होगा। कहीं पर देखते होंगे बहुत लंबे लंबे लोग रहते हैं, कहीं पर जो है बहुत बांठे लोग रहते हैं, ठीक है। कहीं किसी का जो है चेहरा अलग टाइप का होता है, किसी का अलग टाइप का होता है, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वातावरणवाद के अंतर्गत लिख सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। भोजन पर पड़ता है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखे होंगे कि अपने राज्य में, यानी कि यूपी वगैरह में, बिहार में आपका एक सेम साइज का मतलब सेम आपका खाना होता है, ठीक है। अगर इधर चले जाएंगे आप बंगाल वगैरह में, नीचे चले जाएंगे आप अपने साउथ में, तो उनका खाना जो है अलग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है थोड़ा अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे मैं अपने विचार बता रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। भोजन हो गया, आपके वस्त्र हो गए। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग क्या पहनते हैं, अलग वस्त्र पहनते हैं। अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग लुंगी पहनते हैं, ठीक है। तो उनका अपना अलग सिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से आपका वस्त्र हो गए, ग्रह हो गए, आर्थिक व्यवस्था हो गया, उद्योग हो गया, संस्कृति, मतलब आप यहाँ की जैसे कि यहाँ पे शादियाँ होती हैं अलग टाइप की होती हैं। अगर आप साउथ में चले जाएंगे वहाँ की शादी देखेंगे तो आप अलग टाइप की, यानी कि तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वातावरण का प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है, वो प्रत्यक्ष रूप से पड़े या परोक्ष, मतलब वो डायरेक्ट पड़े या इनडायरेक्ट पड़े, ठीक है। धर्म, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था, सारा कुछ मतलब ये जो है निश्चयवाद के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। इसे आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। क्योंकि किताबी भाषा अगर आपको किताब से ही पढ़ना होता तो आपके पास बुक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब मानना ये है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए जिससे कि आप अपने विचारों को लिख सकें। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, संभववाद क्या है? ठीक है, संभववाद का मतलब है कि संभववाद की, यहाँ पे देखेंगे कि संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। अगर बात करें, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में आप जो है वहाँ के भूगोलवेत्ता का नाम लिख देते हैं या फिर भूगोलवेत्ता के बारे में लिख देते हैं, या फिर अगर आपको सन याद है तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे कि आपका सन हो गया, किसी भी अगर क्वेश्चन में सन दिया गया है उसको आप लोगों को ज़रूर याद करना है। भूगोलवेत्ता का नाम दे दिया गया है, उसको आप लोगों को ज़रूर याद करना है। ऐसी चीज़ें हैं, और आपको वहाँ पे जब लिखना है तो ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नंबर को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो संभववाद का मतलब ये होगा कि संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फाइब्रे ने किया था, ठीक है। फाइब्रे ने किसने किया था, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोग जो है फाइब्रे, ओके, फाइब्रे ने किया था। और कब किया था? सन 1925 में किया था। यानी कि जो ये आप अगर आपके मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया संभववाद, ठीक है, तो संभववाद को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि संभववाद जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। कौन से थे? फाइब्रे थे, है ना। कौन से भूगोलवेत्ता थे? फाइब्रे थे। और कब किया था? तो 1925 में किया था। क्या किया था? संभववाद का प्रतिपादन। अब संभववाद क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो संभववाद क्या होता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर वातावरण हर जगह पे अलग अलग होता है, और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में मानव के विकास के लिए, यानी कि हर वातावरण जो होता है वहाँ पर मानव किस प्रकार से डेवलपमेंट करेगा उसके लिए, तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। यानी कि मानव किस प्रकार से वहाँ की चीज़ें जो है उसका दोहन करेगा, वहाँ के जो खनिज हैं उसको किस प्रकार से जो है उसका इस्तेमाल करेगा, ये सारी चीज़ें संभावनाएं प्रकट करता है। इसे ही हम संभववाद कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अपनी पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के वातावरण हैं, और उन वातावरण में मानव किस प्रकार से उन साधनों का उपयोग करता है, ठीक है, ये चीज़ें संभववाद के अंतर्गत आती है। प्राकृतिक वातावरण द्वारा दी गई संभावनाओं को मानव अपनी छांट के अनुसार, यानी कि प्राकृतिक वातावरण जो प्रकृति ने आपको वातावरण दिया है, प्रदान किया है, उसके द्वारा दी गई संभावनाओं को मानव जो है अपनी छांट के अनुसार, यानी कि अपनी चॉइस के अनुसार, छांट का मतलब अपनी चॉइस के अनुसार किस प्रकार से आप जो है वहाँ की जो भी खनिज है, संपत्ति है, वहाँ पर किस प्रकार से आप उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये चीज़ें जो है ये संभववाद के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। संभव का मतलब हो गया कि क्या संभावना है, किस प्रकार से आप वहाँ की चीज़ों को यूज करते हैं। ओके, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो है
वीडियो समझ में आ रहा हो, यानी कि जो क्वेश्चन है आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, ठीक है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और क्योंकि आज मैंने केवल 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि जो है मेरे समझाने का तरीका कैसा है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मैं आगे के वीडियोज़ भी, मतलब आगे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं समझाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट्स करके जो है लिख सकते हैं कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव एकता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूं कि पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी पर जो भी मतलब पृथ्वी से बने हुए चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी पर जो रह रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो पार्थिव एकता क्या होती है ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पार्थिव एकता का मतलब इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, यानी कि विश्व में जितने भी भौगोलिक फैक्ट हैं, चाहे वे जड़ हो या चेतन। अब बात करते हैं जड़ चेतन जैसे की बात आ गई, तो जड़ क्या है, चेतन क्या है। जड़ का मतलब आप पढ़े होंगे कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एकदम स्थिर रहती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो गतिमान होती हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं सजीव निर्जीव की बात, ठीक है। जैसे कि आपका पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ठीक है, ये चीज़ें क्या हो गई आपकी जड़ में आ गई। चेतन का मतलब जैसे हम लोग हो गए, जो है मानव हो गया आपका, वनस्पतियाँ हो गई और आपके जानवर हो गए, जीव जंतु। तो ये जड़ और चेतन की बात आ गई। तो जड़ का मतलब सजीव और चेतन का मतलब जो है जड़ का मतलब निर्जीव और चेतन का मतलब सजीव, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, ठीक। तो ये हो गया। तो जड़ चेतन एक दूसरे से संबंधित हैं। पार्थिव एकता का मतलब सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 2 ही टाइप के जो है लोग पाए जाते हैं। लोग का मतलब है कि जड़ हो गया एक चेतन हो गया, ठीक है। यानी कि जड़ अवस्था में होंगे या फिर चेतन, मतलब या तो आपके निर्जीव पड़े होंगे या फिर चल रहे होंगे। जैसे हम लोग हैं तो चल फिर रहे हैं सजीव लोग या फिर निर्जीव, ठीक है। निर्जीव का मतलब जैसे कि आपके पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, जितने भी आपके नदियाँ हो गई, ग्लेशियर हो गए, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब आपकी जो भौगोलिक जो है आपके क्या कहते हैं उसको भौतिक आपके उच्चावच हो गए, ठीक है, वो चीज़ें जड़ में आ गई। चेतन का मतलब जैसे हम लोग हो गए, वनस्पतियाँ हो गई। अब वनस्पतियाँ क्यों, क्योंकि वो सजीव होती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको जानवर हो गए, ठीक है, जानवर, ये सारी चीज़ें जो है चेतन में आ गई। फिर जो है तो कहने का मतलब है कि ये पार्थिव रूप से एक मतलब इनका जो है एकता है इनके अंतर्गत, यानी कि विश्व के जितने भी सभी भौगोलिक तथ्य चाहे वे जड़ हो या चेतन हो एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। इन तथ्यों में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए इनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। यानी कि इनका जब अध्ययन करेंगे तो हम मानव भूगोल के अंतर्गत एक ही साथ करेंगे, इनका अलग अलग, ऐसा नहीं कि हम जड़ का अलग अध्ययन करेंगे, चेतन का अलग अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए हम्बोल्ट ने लिखा था। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ गया, पार्थिविकता में किसने बताया, तो आप कहेंगे किसने, हम्बोल्ट ने। तो हम्बोल्ट के अनुसार क्या लिखा था हम्बोल्ट ने, ये आइए समझते हैं, ठीक है। तो हम्बोल्ट के अनुसार जो है इन्होंने कहा था कि जो है संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, यानी कि सारे विश्व में एक ही आत्मा है और एक ही जीव के दर्शन होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की बाह्य विभिन्नताएं, यानी कि जो भी विभिन्नताएं हैं, जो भी आपकी बाहरी विभिन्नताएं दिख रही हैं, उसके पीछे कोई व्यापकता और एकता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जड़ और चेतन दोनों एक हैं, ठीक है, उनमें एकता है और उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से हम लोग जो है उनसे रिलेट करते हैं, उनसे संबंध हमारा है, ठीक है। वो चाहे आपका पर्वत हो, पहाड़ हो, ठीक है, इनसे हमारा किसी न किसी प्रकार से जो है रिलेशन है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और तो उनका कथन यही है, उनका जो है हम्बोल्ट का, कि पृथ्वी एक तथा अकाट्य है, यानी कि पृथ्वी एक है, उसमें एकता है, उसकी विभिन्नताएं केवल प्रतिमान होती हैं, उनमें सत्यता नहीं, यानी कि हमको लगता है कि ये जो विभिन्नताएं हैं वो दिख रही हैं, पर ऐसा है नहीं, ठीक है, सत्यता नहीं है इनमें, हम किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अपने विचार में बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किताबी भाषा किस प्रकार से होती है, आप किताब में शायद ही ना समझ पाएँ, तो किताब में एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से जो है सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि प्रजाति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि प्रजाति की परिभाषा, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया, देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन हो, हालांकि ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसको इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि आपका लॉन्ग में आए तो आप लिख सकें और शॉर्ट में आए तो लिख सकें। मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से आप बीए में 2 घंटे में अपना टाइम मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं वहाँ पे कापी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखेगा, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आपको कितने घंटे देना है
ठीक है, यानी कि आप जो है केवल 2 ही घंटे में किस प्रकार से कॉपी लिख सकते हैं, कितने घंटे किस क्वेश्चन को देना है, अति लघुत्तरी में कितने जो है आपको मिनट देना है, लघुत्तरी में कितने देना है, और आप जो है दीर्घोत्तरी में कितने घंटे दे सकते हैं, कितने मिनट दे सकते हैं। तो वो आप लोगों को आई बटन पे ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो जाएगा और आप जो है सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर की तुलना में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। ये मेरा जो है वादा है आपसे, ठीक है। आप प्रजाति की परिभाषा में बात करूं यहाँ पे, तो प्रजाति की परिभाषा जो है मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय और प्राणी शास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। अब यहाँ पे आपको समझा दूं कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर, यानी कि शारीरिक लक्षण किस प्रकार से हैं, किसी एक मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, ये और यहाँ पे कुछ और लोग, ये लोग हो गए, और यहाँ पे ये लोग हो गए, मान लीजिए ये लोग हैं, ठीक है, इतने लोग हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इनमें जो है एक प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं, और इधर 2 नंबर वाले पे इनमें अलग लक्षण दिख रहे हैं, और इनमें अलग लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर, यानी कि शरीर में कैसे इनके जो है बनावट है, किस प्रकार की आकृति है, किस प्रकार का आकार है इनका, तो शारीरिक लक्षणों के आधार पर आप देखेंगे कि ये जो पूरी जाति है, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये आपका जो समूह है, ये समूह अलग लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, और ये दूसरा नंबर ये जो है अलग लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, और तीसरा जो है अलग। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह, यानी कि विशिष्ट एक आपका अलग स्पेसिफिक मानव समूह हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं, ठीक है। और प्रजातियाँ बहुत सारी होती है, जनजातियाँ बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे इसमें रेड इंडियन और एस्किमो जनजाति क्या है, लेप्स क्या है, बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, बुशमैन कहाँ पाई जाती है, पिग्मी कहाँ पाई जाती है, सेमांग कहाँ पाई जाती है, ठीक है, किर्गिज जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये जनजातियाँ कैसे बनती हैं, यानी कि एक आपका एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक ही प्रकार के लक्षण से दिखने वाले जो लोग होते हैं उनको हम प्रजातियाँ बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका, यानी कि ये किस पर आधारित होता है, शारीरिक लक्षणों के आधार पर, यानी कि शरीर की उनकी बनावट रचना किस प्रकार से है, इस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक आपके कह सकते हैं भूगोलवेत्ता क्रोबर के अनुसार, कौन, क्रोबर, यहाँ पे जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगेंगे मैं लिख दूंगा, क्रोबर के अनुसार। तो क्रोबर जो है प्रजाति एक, इन्होंने क्या बताया है कि प्रजाति जो है एक प्रामाणिक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, यह एक समूह है, हमने जैसे बताया एक समूह है जो वंशानुक्रमण यानी कि वंश के आधार पर वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा हुआ है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है, यानी कि समाज संस्कृति के बारे में नहीं दर्शाता, यह केवल आपका जो वंश और जाति के आधार पर जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। जैसा मैंने बताया आप लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ ना पता हो आप लिख सकते हैं कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर, यानी कि शरीर के लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को, यानी कि जो एक समूह हो गया मानव का, उसे प्रजाति कहते हैं, ठीक है। इतना लिख सकते हैं आप, काम हो जाएगा आपका अपने शब्दों में। प्रोफेसर, और अगर मैं बात करूं जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आप इनकी परिभाषा लिख देंगे क्रोबर के अनुसार, जो मैंने बताया अभी। और प्रोफेसर ब्लास, जिसे विडाल डिला ब्लास कहते हैं, पूरा नाम है इनका, इनके अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ये बहुत अच्छी परिभाषा है, इसे आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण, ठीक है, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं कि मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो मानव शरीर की आकृति, यानी कि उनका आकार कैसा है, आकृति कैसा, और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि इनका कैसे आप डिसाइड करेंगे कि प्रजाति कौन सी है, तो वो केवल और केवल शारीरिक लक्षण, ठीक है, उनकी शारीरिक जो लक्षण है, यानी कि शरीर की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, और जो है आपके शरीर की आकृति, ठीक है, शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम प्रजाति का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपका समझ लीजिए आज का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने वीडियो बनाना इसलिए उचित समझा क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको मतलब समझ में आ भी रहा है या नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं अगले मतलब इससे भी आगे के वीडियोज़ में कंटिन्यू करूँगा, आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो भी लिखिएगा, ठीक है, जिससे कि मैं फिर ये वीडियो जो है आगे कंटिन्यू ना करूँ।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।